हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। और जैसा कि आपको वीडियो की टाइटल से पता चल गया है कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं लद्दाख लगभग 3 बार हो आया हूँ। और व्लॉग मैंने लास्ट राइड का ही बनाया क्योंकि उससे पहले मैं व्लॉग बनाता नहीं था, तो वो मेरे पास है भी नहीं। जो फर्स्ट टाइम लद्दाख जा रहे हैं तो उसके पास में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे होते हैं दिमाग में कि हम कहाँ पे जाएँ, किस जगह पे जाएँ, किस टाइम पे जाएँ, कौन सा बेस्ट टाइम है हमारे अकॉर्डिंग, और किस रूट से जाएँ, कहाँ ना जाएँ, कौन सा ओवररेटेड जगह है, कौन सी अंडररेटेड जगह है जो मस्ट एक्सप्लोर करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, तो आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से कि किस टाइम पे जाएं, हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट टाइम है लद्दाख जाने का। हमारा मई से स्टार्ट होता है अक्टूबर एंड तक, और नवंबर के मिड तक हम लद्दाख जा सकते हैं बाय रोड। अब मैं बताता हूँ, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो इसके लिए है मई और जून, फिर है जुलाई और अगस्त, और फिर सितंबर अक्टूबर। अगर आप मई और जून में जाना चाहते हो तो ये उनके लिए जो थोड़ा सा ठंड को महसूस करना चाहते हैं। अगर आप लकी हुए तो आपको बहुत जगह आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। और आपको जैसे अगर आप सच पास से जाते हो या बारालाचला जैसे जाते हो तो आपको 12-12, 14-14 फीट की बर्फ़ होगी, उसके बीच में से बाइक चलाना होगा। अगर आप ठंड से बचना चाहते हो और एडवेंचर चाहिए वाटर क्रॉसिंग का और भी बाकी चीज़ों के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है जुलाई और अगस्त। तो इस टाइम पे आपको बहुत सारे ट्रैवलर मिलेंगे, बहुत सारे राइडर मिलेंगे, और आपको बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी। ज़्यादातर जो राइडर हैं वो इस टाइम पे जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे राइडर स्पॉट हो जाता है, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग होते हैं जिसके लिए राइडर जाते हैं कि थोड़ा सा एडवेंचर करना है। तो आपके लिए ये बना। और अगर आप पीस लवर हो, आप ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ की सीनरी को, और थोड़ा सा अगर आप कल्चरल भी लोगों को जानना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। सितंबर अक्टूबर। तो उसका रीज़न क्या है कि लगभग सारी बर्फ़ पिघल चुकी होती है। तो जैसी बर्फ़ पिघलती है, जो थोड़ी बहुत जो घास फूस होती है वो उगाते हैं, तो यानी कि थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। जहाँ पे थोड़ा बहुत नाम मात्र की रेन होती है तो उसके बाद वो फिर आपके छोटे मोटे घास फूस उगाती है। तो उस टाइम पे आपको लद्दाख थोड़ा बहुत ग्रीन देखने को मिलेगा। वैसे तो लद्दाख पूरा ड्राई डेजर्ट एरिया है, बट हाँ इस टाइम पे आपको काफ़ी जगह थोड़ा सा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। और लगभग फसलें जो होंगी वो पीली हो चुकी होंगी, तो उस टाइम पे जो पीला ब्यूटी होती है ना फसलों की, और जो उस टाइम पे कटाई हो रही होगी, अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हो, उस चीज़ को महसूस करना चाहते हो, तो आप जाओ सितंबर अक्टूबर में। और उस टाइम पे सभी अपनी विंटर की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके अकॉर्डिंग कि आप किस टाइम लद्दाख जाओ। आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए कौन सी जगह, कौन सा टाइम को सूट करता है। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप सोलो जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, और कुछ डर हो कि यार लद्दाख जा रहे हैं कुछ हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मैं बता दूं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर राइडर, हर गाड़ी वाला, जो भी आपको रास्ते मिलेगा वो आपको फुल टू सपोर्ट करेगा। कहीं पे भी अकेला महसूस ना करो। और अगर आप सोलो जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखना। अगर आप किसी भी टाइम जा रहे हैं लद्दाख में, गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ रखो, और एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह, राइडर जैकेट, ये चीज़ें बिल्कुल मत भूलना। और थोड़ा सा अगर बाइक के एसेसरीज़ हैं वो भी ज़रूर रख लो, क्योंकि वहाँ वो पूरा रिमोट एरिया, तो आपको दूर दूर तक कोई गैरेज नहीं मिलेगा, तो आपको एक दूसरे राइडर ही आपको सपोर्ट करेगा। तो आपके पास कुछ एसेसरीज होनी चाहिए जो आपके एकदम बाइक में काम आए, जैसे कि आपके ब्रेक शू हो गए या ब्रेक पैड हो गए, एक्स्ट्रा ट्यूब टायर हो गया। बेसिक टूल होते हैं जो बाइक के साथ आते हैं वो ज़रूर हों। आपका हवा भरने के लिए पंचर किट वगैरह वगैरह, ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखना। तो अब आते हैं सबसे मेन कि किस रूट से जाएं, क्योंकि अब लद्दाख के बहुत रूट हो गए, बट मेनली 2 हैं। एक तो आपका मनाली से ले, और एक है आपका वाया श्रीनगर कश्मीर होते हुए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो श्रीनगर होके जाते हैं और आते मनाली, लेह से मनाली वाले रूट पे हैं। तो उनका रीज़न क्या होता है कि आपका शुरू में थोड़ा सा बाइक पे हाथ खुल जाएगा, थोड़ा सा वो रोड जो है थोड़ा इजी है कंपेरेटिवली मनाली से लेह वाला। तो अगर आप नए हो, थोड़ा सा बाइक पे डर रहे हो, सोलो हो, तो आप उस रूट पे जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, अगर आपके पास टाइम कम है
या ज़्यादा है तो आपको मनाली से लेह वाले रूट पे जाना चाहिए। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ना हम शुरू में ना हम जब राइड करते हैं तो हम ना ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, और कुछ टाइम के बाद हमारे लिए वो सब चीज़ें ना पुरानी हो जाती है। आप कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन राइड करते हो तो वो सारे लैंडस्केप ना थोड़े पुराने हो जाते हैं। तो हम ना थोड़ा सा कल्चरल ट्रैवल करना चाहते हैं, थोड़ा सा लोगों को जानना चाहते हैं कि कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो आपको वो सब देखने को मिलेगा मनाली लेह से कारगिल वाले रोड पे। वो मैं कहता हूँ पूरा कल्चरल है, कहाँ कौन सी जगह कल्चरल है वो आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा मैं आपको। और अगर आपके पास टाइम बहुत सारा है तब भी आप मनाली से ले जाओ, क्योंकि लेह से कारगिल वाले रोड पे बहुत सारे स्पॉट ऐसे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको रुकना चाहिए अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा। और मैं कहूँगा आप मनाली से ले जाओ, मनाली से सरचू जाओ, सरचू से ले। बट अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, एकोमोडेट नहीं हो उस वेदर के अकॉर्डिंग, तो 2-3 चीज़ें बिल्कुल मत करना। एक तो स्मोकिंग, और एक आप लिकर को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे है तो एक्सट्रीम ठंड भी होगी। तो वहाँ पे आपको जगह आपको कैंप मिल जाएंगे, 200, 250 रुपये में कैंप में आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हो। और तो उसके बाद आता है हमारा नुब्रा वैली और पेंगोंग वाला, तो वो सर्किट तो ज़रूर करना है। बट मैं बताता हूँ, आप जाओ फर्स्ट लेह से खारदुंगला क्रॉस करते हुए आप पहले जाओ डिस्किप, उसके बाद आप जाओ हुंडर। तो हुंडर मैं कहूँगा तो एकदम आपको खूबसूरत जगह मिलेगी देखने को। आपको जगह सैंड ड्यून्स मिलेंगे, तो आप वहाँ पे आपको 2 कुबड़ वाले ऊँट भी मिलेंगे। तो यानी कि अगर आपको डेजर्ट सफारी करनी है, डेजर्ट को एंजॉय करना, तो आप हुंडर पर मैं कहूँगा हुंडर रुको मत, क्योंकि अगर आप 2-3 साल पहले जाते तो हुंडर रुकने के लिए बेस्ट जगह थी। बट इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है कि एक तो आपका जो सैंड ड्यून वाला रीजन है वहाँ पे आप रुक नहीं सकते, जो बेस्ट जगह है रुकने की। और अगर आप हुंडर में रुकते हो तो आपको अंदर रुकना पड़ेगा, जो कि सैंड ड्यून से बहुत दूर है, और इतनी खूबसूरत जगह नहीं है, और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मैं कहता हूँ आपको रात को अच्छा खासा टाइम, अगर आप ग्रुप में हो तो आप काफ़ी देर तक आप हुंडर को एंजॉय करो। उसके बाद निकल जाओ, आप स्टे करो तुर्तुक में। और जो तुर्तुक रीजन है वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है, और उसकी एक अपनी अलग स्टोरी है। तो मैं पहले थोड़ा सा कश्मीर के बारे में, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा कश्मीर के, लेह लद्दाख और कश्मीर के बारे में बता देता हूँ। जो लेह लद्दाख और कश्मीर है वो लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड है। कश्मीर, एक लद्दाख, और एक आता है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। और ये लगभग हमारा पीओके में आता जाता पार्ट जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला है। बट 1971 की वार में जो एक रात की वार थी, तो उसमें तुर्तुक और थांग तक हम दोबारा से इंडिया में आ गया। तो ये 1971 की वॉर के बाद हमारे वापस इंडिया में आया। तो यहाँ पे आपको गिलगिट बाल्टिस्तान कल्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय है, तो बिल्कुल अलग कल्चर है। तो वो आपको लद्दाख में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अलग लैंग्वेज है उनकी, अलग खाना पीना है, लैंडस्केप भी बिल्कुल अलग है और बहुत खूबसूरत। तो मैं कहता हूँ आप तुर्तुक ज़रूर जाओ। तो आप तुर्तुक में जाओ, और वहाँ का नीचे तुर्तुक में आप कहाँ घूम सकते हो उसका नीचे वीडियो में दे दूँगा लिंक। तो फिर थर्ड डे आता है, आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, तुर्तुक से थांग जाओ, और थांग के बाद वापस आप हुंडर की तरफ हो जाओ, क्योंकि आपने हुंडर से जो तुर्तुक वाला है वो रात के टाइम पे ट्रैवल किया है, तो रात के टाइम पे आपने राइड किया है, तो आपने उस टाइम को ब्यूटी को एंजॉय नहीं करा। तो आप अर्ली मॉर्निंग उस ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हुंडर तक आओ। उसके बाद आप सीधा निकल जाओ पेंगोंग लेक के लिए। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है, पर यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं कहूँगा जहाँ पे ज़्यादातर आपके ट्रैवलर राइडर रुकते हैं पेंगोंग लेक की कैंप में, वहाँ का कैंप बिल्कुल बुक मत करना। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहले क्या था, कैंप ना पेंगोंग लेक के साथ लगते थे, बट उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, गंदगी मचाने लग गए, टूरिस्ट भी, तो उन्होंने बहुत ऊपर कर दिए कैंप। तो कैंप और पेंगोंग लेक के बीच में ना बहुत लंबा चौड़ा गैप है, तो आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो आप उस ब्यूटी को एंजॉय ना ढंग से नहीं कर पाओगे। और सेकंड, बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ के कैंप। और उसके बाद एक चीज़ और, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है। जहाँ पे आपको रुकना चाहिए वो है मिरक विलेज, वो जगह जाओ। वहाँ से कैंप से लगभग 20 से 22 किलोमीटर आगे है, बट वो जगह आप जाओगे जैसे रास्ते में, इतना ब्यूटीफुल रास्ता ना, बहुत खूबसूरत। आपको वहाँ से आपकी जो पेंगोंग लेक की जो शेड्स हैं,
जो कहते हैं हम पेंगोंग लेक को कहते हैं कि कलर बदलती हुई लेक है, तो आपको टॉप से ना वो सारी शेड्स देखने को मिलेंगी। तो आप मीरक विलेज रुको तो वहाँ से आपको मिल्की वे भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा, और पेंगोंग लेक के साथ भी रुक सकते हो, और वहाँ पे मीरक में आपको होम स्टे भी मिल जाएंगे और उधर कैंप भी है। तो अगर आप मेरी तरह अगर आप होम स्टे को प्रेफर करते हो तो मीरक विलेज आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको टाइम है तो आप चुशुल और हानले जा सकते हो, और एक तरह का फोटोजेनिक लैंडस्केप है, आपको ब्यूटीफुल वॉलपेपर वाला हानले। तो अगर आप मीरक से हानले जा रहे हो तो चुशुल होते हुए तो आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा ले से, आप बिना परमिट के इस रूट से नहीं जा पाओगे। अदरवाइज़ आप इस रूट से नहीं जा पाओगे, फिर आपको वापस घूम के जो सेकंड रूट है आपका ले से हानले वाला, उससे ही जा पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आप हानले जाओ, फिर हानले से आप वापस ले आ सकते हो, या फिर अगर आप पेंगोंग लेक से भी डायरेक्ट ले जा सकते हो। तो आप इतने दिनों घूमते हुए ना आप ब्यूटी को आपने बहुत सारा एंजॉय कर लिया होगा। अब आपको दिल कर रहा होगा थोड़ा सा कल्चरल टूर करने का या थोड़ा सा लोगों को जानने का, तो फिर आता है आपका ले से कारगिल वाला रोड। मैं कहूँगा आप कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करना अलची। फर्स्ट टाइम सुना होगा शायद बहुत सारे लोगों ने, अलची ज़रूर जाना। मैं कहूँगा लद्दाख का वो रिलीजियस कैपिटल है। आपको एक तो बहुत पुरानी मोनेस्ट्री मिलेगी जो प्लेन में, ज़्यादातर मोनेस्ट्री जो होती हैं वो हमेशा हाइट पे होती है, वहाँ पे जाना भी टफ होता है, बट वो वाली मोनेस्ट्री प्लेन में, और वहाँ पे और जो एंसेंट पेंटिंग है, जो बहुत पुरानी पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग होती थी पुराने टाइम, वो सभी आपको उस मोनेस्ट्री में देखने को मिलेगी, उस टेंपल में देखने को मिलेगी। और वो जगह जो अलची है उसने अपने आप में जो पूरा जो बुद्धिज़्म वाला जो ब्यूटी है, कल्चर है, उसको संभाल के रखा हुआ है। तो आप उस जगह पे ज़रूर जाओ। अगर आप रात को नहीं रुक सकते तो 2-3-4 घंटे आप वहाँ पे ज़रूर स्पेंड करो। उसके बाद आप कारगिल जा सकते हो, बीच में लोमायुर होते हुए। लोमायुर मोनेस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बट आप इतनी मोनेस्ट्री घूम चुके होंगे आप उसको स्किप कर सकते हो। बट रास्ते में मूनलैंड वाला इलाका पड़ता है, आप उस जगह पे ज़रूर रुकना, क्योंकि ज़्यादातर जो राइडर होते हैं भगा के ले जाते हैं और पता नहीं चलता कि आपने कब मूनलैंड को क्रॉस कर दिया। मूनलैंड बीच में आएगा। जो मूनलैंड है वो एरिया बहुत खूबसूरत है। वो पूरा ऐसे है कि अगर आप फुल मून पे होते तो वो पूरा एरिया चमकता है। उसकी बहुत सारी स्टोरीज है। तो सेकंड आप लोमायुर ज़रूर जाओ। और अगर आपके पास कुछ टाइम है तो आप दा हानू ज़रूर जाओ। तो उसकी भी बहुत सारी लंबी चौड़ी स्टोरीज है। तो बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो हानू है ये है ज़्यादातर जो गिलगिट बाल्टिस्तान से आर्यन आए थे, जो सिकंदर द ग्रेट ने यहाँ पे अटैक किया था, तो उसके कुछ वंशज उस वैली में रुक गए थे। तो वहाँ के वंशज को आर्यन कहा जाता है और वो वहाँ पे रहते हैं। तो वो डोरबा ट्राइब कहलाते हैं इस टाइम पे, और आर्यन भी कहलाते हैं। तो अपनी अलग अलग स्टोरीज है उनकी। वो लोग ना बहुत खूबसूरत होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, तो उनकी आंखें नीली होती है, लंबे चौड़े होते हैं। तो वहाँ पे के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज हैं कि वहाँ पे ना फ्रेंड से यूरोप से बहुत सारी लेडीज आती हैं कि वहाँ के आप संतान को अपने साथ ले जा सके, यानी कि प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद वो अपने बच्चे को जो आर्यन का वंशज होता है उसको अपने साथ ले जाती है। और वो जगह बहुत खूबसूरत है। उनका कल्चर भी बिल्कुल अलग है, उनकी ड्रेस है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप उस जगह का समय ज़रूर निकालो और उसके बाद आप कारगिल चले जाओ। पर मैं कहूँगा कारगिल आप बिल्कुल स्टे मत करो। रीज़न क्या है कि कारगिल ना बहुत भीड़ वाला इलाका है। तो आप कारगिल में बिल्कुल मत रुको, क्योंकि कारगिल रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसकी जगह पे अगर आप कश्मीर की तरफ जा रहे हो तो आप द्रास में रुक सकते हो। और भी बहुत जगह आपको रुकने की जगह मिल जाएंगी, जहाँ पे भी खूबसूरत जगह मिलती है, शांत सा मिलता है, आप वहाँ पे रुको। और या फिर आप वहाँ से जा सकते हो झंस्कार वैली। अगर आपके पास टाइम है फिर झंस्कार ज़रूर जाओ। और कारगिल से आप झंस्कार जाते हो, जैसे आप कारगिल को क्रॉस करोगे झंस्कार जाने के लिए तो पहले आएगा सुरु वैली। वो इतनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। पूरा मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है पूरे लेह लद्दाख में। उसके बाद आएगा फिर पेंसिला, और पेंसिला को जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा ड्रैंग ड्रुंग ग्लेशियर, और वो है 22 किलोमीटर। वो ग्लेशियर कैसा है कि वो ऐसा लगेगा बहती हुई नदी है पूरा। और वहाँ पे जो ठंडी हवाएं जो कड़ाके की लगती है ना, वो
खतरनाक वाली। एक तो वो आप उससे ऊपर होते हो और ग्लेशियर आपके नीचे से जा रहा होता है, ऐसे नीचे से ऊपर से आ रहा होता है, बट वो नीचे ऐसे जा रहा होता है और आप ऊपर से होते हो। तो आपके पास ना बहुत ठंडी हवाएं लगती है, बिल्कुल सूखी। तो आप ग्लेशियर तक भी इजीली जा सकते हो, बट आपके पास विंटर वाले थोड़े ठंडे कपड़े और आपके पास, तो अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र वगैरह है तो ही जाएं, क्योंकि इतना वो ड्राई हवा होती है, आपका फटाक से मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगाया फटाक से सूखता है। तो वो बहुत खूबसूरत है वो जगह। तो आप वहाँ से पदम जा सकते हो, फिर पदम को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वहाँ से आप जा सकते हो, आप वहाँ से आप मनाली भी जा सकते हो, या फिर उसके अलावा आप वहाँ से लोमायूर होते हुए आप कारगिल भी जा सकते हो। तो ये पूरा एक राउंड सर्कल बनता है। तो ये था अभी तक का लद्दाख का रूट मैप। तो ये है लद्दाख का इटिनरी। तो अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।